So hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys might be doing really well. Finally exams खत्म हो चुकी है and now is the time you can sit, chill, relax. जो भी आपको करना है सब करो. इतने सारे महीने से आप constantly एग्जाम के पीछे पूरा dedicated होके लगे हुए हैं. So even if your exams have gone good, have not gone good, forget it and enjoy yourself for at least some couple of days. उसके बाद हम देखेंगे कि क्या productive करना है. But जब भी आप एग्जाम के बीच में भी मुझे बोल रहे थे प्लीज़ गिव अ रिव्यू, मैं वही बोल रही थी कि प्लीज़ वेट फॉर एग्जाम्स टू गेट ओवर, ताकि आपकी एग्जाम के बीच में वो ना आए. सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल December 24 कैसे पेपर्स निकले थे एंड व्हाट इज द माइंडसेट एंड अप्रोच ऑफ इंस्टीट्यूट, बिकॉज नया सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट भी निकल चुका है. सो दैट इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू हेल्प दिस अटेम्प्ट के लोग टू अंडरस्टैंड कि क्या सही है गलत है, इट्स ऑल्सो गोइंग टू पेव अ वे फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट. जून हो, दिसंबर हो, आने वाले जो भी अटेम्प्ट होके उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा कि दिस इज हाउ December 24 एग्जाम्स हैव कम. सो वील डिस्कस इन डिटेल कैसे एग्जाम्स आए थे एंड यू वॉन्ट एज मच एज डिस्कशंस यू वॉन्ट, यू कैन डू इट इन दिस वीडियो. अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो डू मेंशन इन द कमेंट्स कि कैसे गए हैं आपके एग्जाम्स एंड विच पेपर्स डिड यू फाइंड डिफिकल्ट, विच पेपर्स वर completely easy. जो भी है आज डिस्कशन कर सकते हैं. सो इन केस इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, दिस इज अंगी संघवी एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट. कमिंग टू योर फर्स्ट एवर पेपर ऑफ JIGL, ऑनेस्टली इतने सारे मैसेजेस आए मुझे फर्स्ट एग्जाम के बाद ही एंड आई हैड टू पर्सनली सी कि इतना क्या लग रहा है सबको डिफिकल्ट. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने पर्सनली देखा JIGL का पेपर एंड अकॉर्डिंग टू मी इतना जितना एक्सेप्शनल आप समझ रहे हो उतना नहीं है. सी आई डू एडमिट टू द फैक्ट दैट पेपर्स वर लेंथी, देयर इज नो डाउट इन इट एंड किसी के पास भी स्पीड या राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है उसको दिक्कत होने ही वाली है. सो दिस इज अ टेक अवे फॉर अपकमिंग एग्जाम्स कि आप सबसे पहले राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस दो, बिकॉज पेपर्स बहुत लेंथी निकल रहा है. बट द ओनली टेक अवे यर इज कोई पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता. इवन इन JIGL इफ दे आर आस्किंग ऑन रेस्ट्रिक्टिव डिकाटा, इफ दे आर आस्किंग ऑन व्रिट्स, इफ दे आर आस्किंग ऑन सर्विस ऑफ समन, ये सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, ये कौन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है. सो मेरे हिसाब से आप उसको अनएक्सपेक्टेड नहीं बोल सकते. एटलीस्ट 40 मार्क्स वॉज डिसेंटली एक्सपेक्टेड पेपर अकॉर्डिंग टू मी इन JIGL. तो मेरे हिसाब से 40 लाना वॉज नॉट अ दिक्कत. बट इफ़ यू आस्क मी कि इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं था, तो मेरे हिसाब से यू कैन से इट्स मॉडरेट भी मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज दे हैव डन लिटिल हियर एंड देयर. रजिस्ट्रेशन जैसा चैप्टर इफ दे आर आस्किंग फॉर 15 मार्क्स, इफ दे आर आस्किंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर 15 मार्क्स, तो ये हल्का सा सब पढ़ के तो जाएगा, सबको पता है इंपॉर्टेंट, बट सिग्निफिकेंटली वेटेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया. एंड ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनता भी है बिकॉज दे हैव टेकन EBCL से हटा के उन लोग ने JIGL में डाला है. सो इट इज़ ओके दैट दे हैव इंक्रीज द वेटेज देयर, बट ऑल इन ऑल आई डोंट फील दैट इट्स कम्प्लीटली एक्सेप्शनल कि आप 40 भी ना ला सको, इतना बुरा पेपर हो. सो अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज मॉडरेट. यू लेट मी नो इन द कॉमेंट. डिस्कस अबाउट CMSL, मेरे हिसाब से मॉडरेट एवरेज लेवल का पेपर बोल सकते हो. बहुत ज़्यादा ईजी नहीं, बहुत ज़्यादा टफ ही नहीं. एक चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी ऑलरेडी इसके पहले के वीडियो में, वो लोग 2 पेज का लंबा चौड़ा केस स्टडी दे रहे हैं, बट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्ट. उसके अंदर के जो 4 क्वेश्चन पूछे उसमें से 3 डायरेक्ट है, सिर्फ एक ही केस स्टडी बेस्ड है. तो मेरे हिसाब से अभी आने वाले अटेम्प्ट में जस्ट व्यू पहले क्वेश्चंस क्या है, उसके बाद केस स्टडी पे जाओ, बिकॉज बहुत लंबा चौड़ा पेपर निकल रहा है. सो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू कंप्लीट एवरीथिंग इन 15 मिनट्स. सेकंड की टेक अवे विच आई फील इज एक चैप्टर छोड़ के उन लोग ने CMSL में से हर चैप्टर में से क्वेश्चन बनाया. तो ऑन एन एवरेज दे आर आस्किंग फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स विच इज वेरी क्लियर. सो इवन इफ यू लीव ऑन टू वन चैप्टर, लाइक इट्स लाइक तुम 5 मार्क रिस्क पे कहीं ना कहीं डाल रहे हो. आपको एग्जाम में याद आ रहा है, अच्छा है, बट इट्स लिटिल डिफिकल्ट इफ यू पुट थिंग्स एट अ रिस्क. तो मेरे हिसाब से ये चीज़ है, पूरा 100% सिलेबस देख के जाओ, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. एंड थर्ड की टेक अवे इज लाइक, ये टेक अवे भी नहीं है, वो लोग ने पार्ट A का पार्ट B में डाला है, पार्ट B का पार्ट A में डाला है, LODR डाल दिया आगे. सो मेरे हिसाब से मैंने आपको पहले भी बोला था, कभी भी पार्ट देख के आप मत पढ़ो. अकॉर्डिंग टू यू शुड जस्ट पिक आउट फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ पार्ट A, दूसरे पार्ट B के, एंड दोनों की इंपॉर्टेंट पहले निपटाओ, उसके बाद गो टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट वंस. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू. तो कोई पार्ट A पार्ट B के हिसाब से पढ़ रहा है तो उसको शायद थोड़ा अलग लग सकता है, बट ऑन एन एवरेज बुक का ही है, तो यू कैन नॉट डिबेट कि पार्ट A में से क्यों पूछा, पार्ट B में से क्यों पूछा. बट ऑन एन एवरेज इट वॉज मॉडरेट टू ईजी टू मॉडरेट, मैं बोल सकती हूँ. इतना ज़्यादा ईजी नहीं, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, इट वॉज मॉडरेट. नाउ कमिंग टू द मोस्ट डिबेटेबल पेपर ऑफ योर अटेम्प्ट, कंपनी लॉ. तो कंपनी लॉ के टाइम पे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर मैसेजिंग मी एंड आई अग्री कि वो लोग हर चीज़ से पूछ रहे हैं और कंपनी लॉ बहुत बड़ा है. बट कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो हर चीज़ से पूछ रहे हैं तो पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं.
एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है। तो केस स्टडी आप तभी कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्चुअली चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे यही प्रोविजन लगना है, कितना भी वो मर्जी मुझे घुमा ले। सो मेरे हिसाब से कंपनी लॉ का पेपर आप डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। ओके, द मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक इज व्हाई दे वाज ड्राफ्ट इन कंपनी लॉ का पेपर। पहले तो वो एक ऑप्शनल क्वेश्चन था, यू कुड हैव सिंपली इग्नोर्ड अगर आपको इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था। बट इफ आई वॉज देयर इन योर प्लेस, मैं हमेशा ड्राफ्ट अटेम्प्ट करती बिकॉज इट इज़ वे मोर स्कोरिंग। एक ढांचा, एक सिर्फ ड्राफ्ट लिखने का एक तरीका जो होता है वो भी आप फॉलो करोगे तो यू वुड हैव गॉटन मार्क्स वेरी इजीली बिकॉज इट्स वे मोर स्कोरिंग। बट अगर आपने देखा ही नहीं है तो सिंपली उसके आगे 4 डायरेक्ट पूछे है ना ऑप्शन में, तो यू कुड हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चंस विच वर बेसिक, विच वर आस्क्ड वेरी नॉर्मली, आप थ्योरी क्वेश्चंस के जैसे लिख सकते थे। तो मेरे हिसाब से कंपनी लॉ का पेपर में एक चीज़ जो है ना कि कॉन्सेप्चुअली जो नहीं समझ पाया है वो लोकेट नहीं कर पाएगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ पूछी हुई है, एंड दैट इज़ वॉट वुड हैव मेड द paper difficult for you. But on an average if you've read everything from the right source, I don't think इतना ज़्यादा difficult था कि आपको 40 लाने में दिक्कत हो जाए। सो अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज मॉडरेट, बट अ लॉट ऑफ यू ऑल वर सेइंग दैट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्या कर दिया इन लोग ने। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका कैसा गया। मेरे हिसाब से तो इट वॉज मॉडरेट लेवल, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं। डिस्कसिंग अबाउट ECIPL, मेरे हिसाब से ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। एक जो अजीब चीज़ सब लोग मेरे को कॉन्स्टेंटली मैसेज कर रहे थे इज दे हैव आस्क्ड एवरीथिंग लाइक साइड विद द रेलेवेंट केस लॉ। नाउ हियर एवरीबडी वाज स्कैर्ड कि केस लॉ पूछा हुआ है बट वी कुडंट रिकॉल द नेम ऑफ द केस लॉ, बट हमने पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन किया है, हमें पता है कि ये कौन से केस लॉ की बात हो रही है, बट वी कुडंट रिकॉल द नेम। सो मेरे हिसाब से जब भी ये लोग ये करते हैं ना साइड विद रेलेवेंट केस लॉज, ये हमारे टाइम में RCD में भी करते थे। सो आई वुड नॉट डिसअग्री कि वो लिखने में ज़्यादा वेटेज नहीं मिलता है, लाइक इट डज गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन इफ़ यू कैन राइट द नेम, बट इवन इफ यू हैव नॉट रिटन द नेम बट यू हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल कि ये इस चीज़ का एज पर द सेलिब्रेटेड केस लॉ ऑफ XYZ, इफ़ यू कांट रिकॉल इट्स फाइन। अगर आपने एक्सप्लेन किया है तो आपको एक्सप्लेनेशन के मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आने वाले अटेम्प्ट में ये ध्यान रखो कि केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं एंड दे आर आस्किंग विद द नेम्स ऑफ द केस लॉ। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट जो एकदम कॉमन और पिक्यूलर केस लॉज है उसके नाम आप याद करके जाओ, तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी होगा। दूसरा चीज़ जो मैंने सोचा है इज़ लाइक पार्ट A इज़ कंपेरेटिवली वे मोर चैलेंजिंग देन पार्ट B। पार्ट B में से तो सब कुछ एक्सपेक्टेड ही है। कॉम्पिटिशन एक्ट चलो पार्ट में देव रिटेन्ड, लाइक इफ देव टोल्ड 15 मार्क्स तो 15 मार्क्स रिटेन किए हुए हैं, एंड इन पार्ट B they've taken maximum weightage of copyright trademark, ये सारा हमने एक्सपेक्ट किया था। So according to me it was modern। Coming to your paper of SBILL, मेरे हिसाब से कंपनी लॉ GL सब छोड़ दो, but this was one very lucrative paper which was comparatively way more easy, and मेरे हिसाब से कोई दूसरे पेपर में जितना आप एग्रीगेट नहीं ले सकते हो इतना ये पेपर इतना अच्छा था कि that you could have taken एग्रीगेट का थोड़ा सा लोड एटलीस्ट, तो 40 का तो दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। इट वॉज अ वेरी गुड पेपर अकॉर्डिंग टू मी। इफ यू स्टडीड एवरीथिंग 100% कवरेज लिया है तो आना ही चाहिए। वट आई हैव नोटिस्ड इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। अगर आप नेम चेंज का भी केस स्टडी देखोगे, दैट इलेक्ट्रिसिटी नेम चेंज, वो लोग ने एक हिंदी में नाम दिया है, एक इंग्लिश में नाम दिया है। बेसिकली इट्स द ट्रांसलेशन ऑफ नेम, एंड आप नहीं कर सकते हो अगर नेम रूल्स के हिसाब से आप देखो तो दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस विच they are trying to test you in this particular case। मेरे हिसाब से it is a very very decent paper, and if you've studied everything from the right source तो मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कि आपके लिए स्कोर करना would be difficult for a paper like SBILL of December 24 attempt। If we see financial service organization and selection of business organization, ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो 24 मार्क का वेटेज लेके जा रहे हैं, एंड विच आई टोल्ड यू दैट दीज 2 चैप्टर्स आर कंपेरेटिवली वे मोर इंपॉर्टेंट। तो ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से ईजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो, बिकॉज आपको शायद थियोरी पेपर है तो लिखने में टाइम लगा होगा, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अच्छा है दैट देव स्टार्टेड आस्किंग, एंड इट्स गोइंग टू टेस्ट एक्चुअली कि कैसे समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर डिस्कस अबाउट योर टैक्स का पेपर। मेरे हिसाब से टैक्स का पेपर वॉज कंपेरेटिवली लीनियंट। अभी जो भी बोल रहे हैं नहीं अच्छा गया, आई डोंट नो व्हाई आर दे सेइंग दैट, बिकॉज इफ यू कंपेयर जून का पेपर कंपेरेटिवली उससे तो अच्छा निकला था ये अटेम्प्ट का। इट इज बेसिकली दैट दे हैव ट्राइड टू इनकलकेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वही पूछा है। प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, एग्जाम्पशन हो गया, वैल्यूएशन हो गया, ये सारे बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कस्टम्स हो गया, वैल्यूएशन पूछ लिया, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इफ यू स्टडीड एवरीथिंग तो इट्स वे मोर इजी। टैक्स में स्पेशली मुझे क्या लग रहा है कि दिस इज वन थिंग, whatever attempt you are giving you should keep in mind is rather than trying to understand कि ये sum में क्या adjustment किया है, try to understand what is the concept trying to say, because वो sum बदल देंगे। they've just changed the values in so many questions, they've just changed the values and it is as it is
एज द क्वेश्चन विच इज मेंशन्ड इन द मॉड्यूल। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक बार भी वो क्वेश्चन पे अगर एग्जाम के पहले नजर घुमा के भी गए होते तो इट वुड हैव बीन लॉट मोर कंपेरेटिवली ईजियर फॉर यू टू सॉल्व द एंटायर पेपर। टैक्स में ऑब्वियसली स्पीड रखना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू थिंक ऑल्सो, सिर्फ लिखना नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। एक एडजस्टमेंट भी गलत हुआ तो आगे के सारे गलत हो जाएंगे। ऑल्सो वन थिंग विच आई नोटिस्ड, एक ही क्वेश्चन में 3-4 चैप्टर मिक्स करके डाल रहे हैं, वैल्यूएशन भी डाल रहे हैं, सप्लाई भी डाल रहे हैं, सारा कुछ एक ही क्वेश्चन में डाल रहे हैं एंड विच इज ओके। आईटीसी का कैलकुलेशन भी डाल दिया है, बट ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से अगर आपने पढ़ा है तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग वुड बी स्ट्रीमलाइंड इन योर माइंड इफ यू स्टडीड कि अच्छा ये आउटवर्ड सप्लाई निकल रहा है, इसका इनवर्ड ये निकलेगा, एंड थिंग्स वुड बी ईजी इफ यू वुड हैव जस्ट ग्लैंस्ड इट और सॉल्व्ड इट ऑल्सो वंस। तो मेरे हिसाब से टैक्स वाज मॉडरेट ऑफ दिस अटेम्प्ट। इफ वी डिस्कस अबाउट कैफम, मेरे हिसाब से काफी मॉडरेट लेवल पेपर था। इफ यू स्टडीड फ्रॉम द राइट सोर्स आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। ऑब्वियसली यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ ग्रिप ओवर राइटिंग प्रैक्टिस, वरना पेपर कंप्लीट नहीं होगा। सो आई पर्सनली फील एफएम का पार्ट वाज कंसिडरेबली मोर बेटर कंपेयर टू द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट। एफएम में मैं हमेशा बोलती हूँ दैट एक बार आपको समझ गया कि ये चीज़ का यहाँ पे फॉर्मूला लगना है, देन थिंग्स आर एब्सोल्युटली ईजी। सिर्फ आप फॉर्मूला डालो, इंसर्ट करो एंड देन यूल गेट ऑल द आंसर्स। तो मेरे हिसाब से जिसको स्ट्राइक हो गया है कि ये चीज़ का फॉर्मूला यहाँ पे है, देन उसके लिए पेपर डेफिनेटली ईजी है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ईजी था कि कोई भी सॉल्व कर लेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी टफ भी नहीं था। इट वॉज अ वेरी मॉडरेट। दिस वॉज द डिस्कशन अबाउट एग्जीक्यूटिव के पेपर्स। नाउ लेट्स डिस्कस कि फाइनल का कैसे निकला प्रोफेशनल लेवल पे। तो स्टार्टिंग विद जीआरएमसी ले लो, ESG ले लो, एंड फॉर दैट मैटर इवन सेक ऑडिट वाला पेपर। मेरे हिसाब से सारे ही पेपर्स डिसेंट बोल सकते हो। नाउ द ओनली वे विच इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर ऑल इज कंप्लीशन। पूरे थियरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, तो ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम टू कंप्लीट द पेपर्स। तो कंप्लीशन वुड बी एन इशू। एंड ये सारे पेपर्स में मैंने आपको बोला था दैट कुछ अलग नहीं पूछ सकते, वही सेम चीज घुमा फिरा के पूछना। दैट इज व्हाट देव अगेन डन, लाइक द सेम थिंग्स देव आस्क्ड इन अ डिफरेंट वे। सो जिसने भी मॉड्यूल नहीं पढ़ा है, सही जगह से नहीं पढ़ा है, उसको भाई डिफिकल्ट लगने वाला है ये पेपर। तो मेरे हिसाब से इट वॉज मॉडरेट एवरेज लेवल का पेपर है। आप लिख सकते हो 100 मार्क का, उतना तो पेपर था। सेक ऑडिट में मैंने पहले ही बोला था दैट दे हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अमेंडमेंट्स, एंड ये मैंने पहले ही बोला था दे हैव कैरीड फॉरवर्ड द ट्रेंड ऑफ टेकिंग अमेंडमेंट्स एज एन इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव। तो उन लोग ने वो रिटेन भी किया, अमेंडमेंट्स पूछे ही पूछे। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट ओपन बुक ओल्ड सिलेबस का तो चलो मैं समझ गई कि कुछ लोग बोल रहे थोड़ा डिफिकल्ट है। मेरे को जेन्युइनली जानना है कि न्यू सिलेबस का तुम लोग का कैसा गया, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट CSR जैसा पेपर आया है, एंड आई वॉन्ट टू नो दैट ऑनेस्टली कैसा गया। बिकॉज ओल्ड सिलेबस का तो सब बोल रहे हैं कि हाँ थोड़ा ये पेपर हटके गया, बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि व्हाट इज द अप्रोच फॉर न्यू सिलेबस। आपको कैसा लगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, कैसा था? बिकॉज सारी बुक्स है आपके पास, बट देन टू द वे दे आस्क आई अंडरस्टैंड दैट इट हैज़ टू बी लिटिल, यू हैव टू बी वे मोर विजिलेंट वाइल राइटिंग ऑल्सो। तो नाउ इफ यू कम टू CR का पेपर, मेरे हिसाब से बहुत मॉडरेट था पेपर। बुक का पूछा हुआ था, तो किसी ने भी बुक अच्छे से पढ़ी हुई है तो वो पेपर तो लिख सकता है। एंड आई फील दैट 50-55 आप टारगेट कर सकते थे, बिकॉज दे आर आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन। पर्पस ऑफ CR क्या होता है, इफ दे आर आस्किंग फ्रॉम वैल्यूएशन का क्वेश्चन, इफ दे आर आस्किंग फास्ट ट्रैक का कंडीशन क्या है, फास्ट ट्रैक मर्जर का। तो मेरे हिसाब से इट वॉज अ डिसेंट लेवल पेपर, एंड इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं। आप ईजी टू मॉडरेट वाला मॉडरेट समझ सकते हो एक बार के लिए। नाउ कमिंग टू योर पेपर ऑफ ड्राफ्टिंग, बहुत ज़्यादा मेरे को मैसेजेस आए थे ऑनेस्टली आफ्टर द पेपर ऑफ ड्राफ्टिंग, स्पेशली फॉर द न्यू सिलेबस पीपल। एंड न्यू सिलेबस का ड्राफ्टिंग चलो मैं समझ सकती हूँ थोड़ा हटके, एंड this is the same thing which I had told you. Even for old syllabus, even for new syllabus, you see the ratio has somewhere gone like 66-65 जितना तो आप पकड़ ही लो that they've inclined towards theory, and बाकी का 33 जितना बचा है that they've gone for draft, actual draft. तो मेरे हिसाब से ये चीज़ मैंने पहले ही बोली थी कि वो थियोरी क्वेश्चंस का एनफोर्समेंट कर ही रहे हैं ड्राफ्टिंग के तरफ, तो उसको कंप्लीटली इग्नोर करके जो भी चला हुआ है उसको डिफिकल्ट लगेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे ना थियोरी बेस्ड, आई डोंट फाइंड दैट वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था कि आप लिख ही नहीं सकते। ऑब्वियसली इफ यू हैव नॉट गिवन ओनली एनी अटेंशन तो कोई भी चीज़ लिखना डिफिकल्ट होगा, बट अगर आप थियोरी पढ़ के गए हो ना, आई अंडरस्टैंड कि उन लोग ने रेशियो थोड़ा यहाँ का वहाँ किया, बट थियोरी पढ़ के गए हो तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली जिसने थियोरी इतना ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं पढ़ा है उसके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। सो नाउ कमिंग टू योर टैक्स का पेपर, डिसेंट था, मेरे को टैक्स का पेपर अच्छा लगा कंपेयर टू जून। इट वाज डिसेंट, एकदम ही इजी क्वेश्चंस नहीं थे और एकदम ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बहुत मॉडरेट लेवल का पेपर था। मेरे को एक्जी फाइनल दोनों का ही टैक्स का पेपर इस टाइम का अच्छा लगा कि दैट दे हैव आस्क्ड नाइसली एटलीस्ट दैट पेपर। नाउ इफ यू कम टू RCD अगेन, अ लॉट ऑफ पीपल वर मैसेजिंग मी आफ्टर RCD का पेपर कि टफ गया है।
See, I personally saw the paper, and the only place where you must have find कि ये टफ गया is when they mention everything cite with relevant case law. हर केस लॉ के बाद, केस स्टडी के बाद डाल देंगे cite with relevant case law. तो यहाँ पे somewhere if they are specifying separately, it becomes an obligation कि cite with relevant case law में केस लॉ का नाम क्या था. And और टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है केस लॉ की, वो पूरी बुक ही भरी पड़ी है केस लॉ के नाम से. सो समवेयर आई अंडरस्टैंड कि वो एग्जाम में लिखना, एंड द नेम्स आर ऑल्सो, सम ऑफ द नेम्स आर लिटिल डिफिकल्ट. फ्रॉम अ स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट नाउ अगर आप 2 पास्ट पेपर भी उठा के देखते हैं ना, आपको समझ जाता कि ये सब्जेक्ट का ट्रेंड ही वैसा है. द ओनली वे यू मस्ट हैव फाइंड दिस थिंग डिफिकल्ट इज व्हेन दे पुट दीज थिंग्स. तो मेरे हिसाब से अगर आप पास्ट 2 पेपर भी देख के गए होते, आपको समझ जाता दिस इज द ट्रेंड ऑफ आरसीडी. तो उसको कंप्लीटली इग्नोर करके नहीं चल सकते. एटलीस्ट द प्रोमिनेंट वंस जो ईजी है, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव पूछा है कि ये केस लॉ है, तो एटलीस्ट दोज केस लॉज यू कुड हैव रिटन. एंड ऑब्वियसली अगर वो 10 केस लॉ पूछ रहे हैं, उसमें से 6-7 तो आप लिखने के पोजीशन में आ सकते हो कि अच्छा ये है. बाकी का अगर आपको नहीं भी आ रहा है, इवन इफ यू एक्सप्लेन कि व्हाट इज द मैटर ऑफ द केस लॉ, व्हाट इज इट ट्राइंग टू से, एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केस स्टडी दैट दे हैव आस्क्ड, इट इज ओके, क्योंकि आप मेजोरिटी ऑफ द केस लॉ तो याद कर पा रहे हो. तो ओनली वे दैट आरसीडी गेट्स डिफिकल्ट इज व्हेन केस लॉ कम्स इनटू द पिक्चर. तो मेरे हिसाब से फॉर द कमिंग अटेम्प्ट्स ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट केस लॉ को कंप्लीटली इग्नोर मत करो. एटलीस्ट जो ईजी वाले हैं वो तो याद कर सकते हो आप, तो आपको स्ट्राइक भी तुरंत हो जाएगा, टाइम भी थोड़ा कम जाएगा, बिकॉज लेंदी जा रहा है. आरसीडी का पेपर भी एवरीबडी वाज टेलिंग, मैसेजिंग मी, थोड़ा लेंदी जा रहा है. सो मेरे हिसाब से दिस वॉज व्हाट आई फील पर्टिकुलरली फॉर प्रोफेशनल. इफ यू हैव एनी अदर inputs you can mention in the comments, and I will soon see you with another video. Until then, stay tuned.